सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर हम बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में पूनिया जी, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर वो भाजपा के नई कार्यकारिणी से मुलाकात कर रहे हैं। कैसी-कैसी इस मीटिंग में बातें होने की आशंका है? देखिए, जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी टीम 65 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। उसमें आप देखेंगे तो राम माधव की वापसी हुई है। आरएसएस से उनको वापस बीजेपी में भेजा गया है और उस आरएसएस का बड़ा आइडियोलॉग राम माधव को माना जाता है। स्मृति ईरानी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। पंजाब से आपको पता है कि मनप्रीत बादल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आज मैं जो चेहरे थे, उनको उनका जब मैं देख रहा था, जब उनको उनकी फ़ोटो आई, तो मनप्रीत बादल बैठे हुए थे पहली कतार में और उस उनसे स्मृति ईरानी भी मिलने आई। उनके साथ में जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो भी बैठी हुई थी। तो ख़ैर, शुरुआत में तो जो अध्यक्ष महोदय हैं नितिन नवीन, वो पहुँचे। उसके बाद आज शाम को अभी नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। तो देखिए, युवा संवाद के ऊपर बात हो सकती है, एजेंडा ले सकती है बीजेपी। एक तो ले ही लिया है कि भई हर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा और जेनज़ीज़ के साथ संवाद करना पड़ेगा। अब जो नई टीम है, ये भी ये कह रही है कि युवा संवाद से एक नाम का अभियान लॉन्च करना है और उसके ज़रिए युवाओं से वो बातचीत करेंगे। जेनज़ीज़ के लिए जैसे यूनिवर्सिटियों में नेता भेजे जाएँगे। जो 65 जो नए चेहरे आए हैं, जो 65 सदस्यों की जो टीम बनाएगी, इसमें सिर्फ 14 पुराने चेहरे हैं, 51 नए चेहरे आए हैं। यानी कि जो रिपीट किए गए हैं उसमें वसुंधरा राजे, बैजयंत पांड्या, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर और बाकी सारे जैसे मनप्रीत बादल वगैरह सब नए हैं। सिर्फ 2 जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज होते हैं, वो 2 रिपीट किए गए हैं, विनोद तावड़े और सुनील बंसल। अ राष्ट्रीय सचिव भी 15 नए आए हैं, बाकी सारे पुरानों को हटाया गया है और आप देखेंगे है। इसमें ऐसे-ऐसे लोगों की वापसी हुई है जिसका लोगों को मतलब ख़ासकर बहुत सारे क्रिटिसिज़्म भी आए कि ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो गाली-गलौच करते रहे हैं। तो ख़ैर, अभी आज चल रही है बैठक और इसमें मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन, हालाँकि आपको पता है कि सारी बीजेपी आजकल अमित शाह चलाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी। तो आएँगे, तो एजेंडा वही रहेगा, युवा संवाद, नौजवानों से बातचीत का और सोशल मीडिया के ऊपर जो बीजेपी कमज़ोर हो रही है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसको लेकर एजेंडा रहेगा। जी। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो बात महँगाई की करते हैं। वैसे भी हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी। आपने बताया था कि अगले साल और भी ज़्यादा महँगाई की मार पड़ने की आशंका है और अब की बात करें तो चीनी का जो रेट है वो लगातार आसमान छूता जा रहा है। खड़गे ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है और आंकड़े क्या बता रहे हैं? हाँ, गुरप्रीत, हमने कुछ दिन पहले अपने बुलेटिन में बात की थी, उसमें हमने बताया था कि अगले साल जो खाद्य महँगाई है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो 4% तक रह सकती है। तो ख़ैर, अभी तो चीनी की कीमतें हैं 40% तक बढ़ी हैं। ₹70 किलो जो चीनी है वो हो गई है और 3 महीने के अंदर-अंदर 40% की जो कीमतें हैं, वो 40% कीमतें बढ़ी हैं। यानी कि ₹20 के आस-पास जो कीमतें हैं, वो बढ़ी हैं। कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी भी दी है। अब देखिए, 3 सवाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं बीजेपी से। पहला तो यही कि भई जब आप चीनी के बड़े उत्पादक थे और निर्यातक भी थे,
तो 9 साल के सबसे निचले स्तर का स्टॉक आपके पास क्यों अवेलेबल है? आपकी नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि आपको 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि 3 महीने में जो चीनी करीब 40% महँगी महँगी हुई है, और वो भी तब हुई है जब त्योहारों का सीज़न चल रहा है। तो वो एक मामला। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज से ई-20 के लिए एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? पर आपको मैं जैसे जो सरकार के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो भी अखबार में रिपोर्ट लिख के ये कह चुके हैं कि अगर ई-20 से हम ई-30 पे शिफ्ट हो गए तो हमारे लिए खाद्य संकट, जिसको हम कहते हैं ना फूड क्राइसिस, वो भी फूड सिक्योरिटी का संकट भी छिड़ सकता है। तो ख़ैर वो तो एक बात है ही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि भई ई-20 बनाने पे ज़ोर दे रखा है, एथेनॉल बनाने पे। यहाँ चीनी कहाँ तो हम चीनी को एक्सपोर्ट करते थे, और आज स्थिति ये है कि हमें ही बाहर से मँगवानी पड़ रही है। तो अभी सरकार कुछ अलग बात कह रही है। सरकार कह रही है कि नहीं-नहीं, खराब मौसम होने से गन्ने से चीनी कम बन रही है। अब हालाँकि सच्चाई आपको भी पता है कि गन्ने का बड़ा हिस्सा आजकल एथेनॉल बनाने में खप रहा है। सरकार की नई एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत आपको पता है कि ये सारा हो रहा है। ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसके लिए 133 करोड़ टन अनाज और 25 लाख टन चीनी बनाने लायक जो गन्ने का शिरा होता है, गन्ना और शिरा वो लगा। तो ये बड़ी बड़ा आपका ये नंबर मानिए। तो खैर बड़ी मुश्किल स्थिति है, और जो खाद्य महंगाई है वो लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो सिख परिवारों ने राहुल के घर के बाहर आज प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा? देखिए, बात साफ-सीधी है कि 2 दिन पहले सज्जन कुमार की मौत हुई थी। सज्जन कुमार की मौत के ऊपर कांग्रेसी नेता गए हुए थे वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत घटिया-घटिया बयानबाज़ी की है। एक कांग्रेस नेता ने तो हद यहाँ तक पार कर दी कि उसने तो रोल मॉडल बता दिया। तो अगर जिसने जो कम गिनती के समुदाय के लोगों का नरसंहार करता हो, वो आपका रोल मॉडल है, तो फिर आपका सेकुलरिज़्म किस बात का है? वैसे तो आप हाई मोरल ग्राउंड लेते हो बीजेपी के ऊपर कि देखो, बीजेपी तो कम्युनल पार्टी है, फिरकाप्रस्त पार्टी है, हम सेकुलर हैं। तो आपका सेकुलरिज्म कहाँ रह गया जब आप ऐसे लोगों को रोल मॉडल बता रहे हो जो कम गिनती के समुदायों की हत्याएं करता है, और कन्विक्ट मतलब वो दोषी है, जेल जेल में था वो, कोई ऐसे नहीं है कि, और अदालत ने सजा सुना रखी थी। तो खैर आप देखिए कि जो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता हुए, इवन दिल्ली कांग्रेस के पेज से सज्जन कुमार के लिए पोस्ट डाली गई है, जी, श्रद्धांजलि दी गई है। तो आपके ऑफ़िशियल पेजों से तो श्रद्धांजलि दी जा रही है सज्जन कुमार की। तो भई गुस्सा तो आएगा ही, और उसी का ही प्रगटावा है कि जो दिल्ली के सिख हैं आज राहुल गांधी के घर के बाहर गए थे। तो आप अपना सेकुलरिज़्म क्लैरिफ़ाई करो कि भाई आपका सेकुलरिज़्म किस टाइप का है। तो ख़ैर ये बड़ी गंभीर स्थिति है, और कांग्रेस ने जो मज़ाक किया है उसका मतलब उसको उसकी मतलब अ, ताप तो वो तो जो वो है वो तो भुगतना पड़ेगा। आज मैं देख रहा था कि एक सिख महिला थी, वो तो इसके दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर पहुँच गई थी, पोस्टर लेके भी खड़ी हुई। तो आपको पता ही है कि वो जो 4 केस थे, उनमें 2 में तो उनको कैद हुई है, 2 में उम्र कैद हुई है भाई। तो जी, सुल्तानपुरी बिल्कुल। केस हो, राजनगर का केस हो, ये तो 2 केस ऐसे भी हैं जनकपुरी विकासपुरी वाले, जिसमें जो गवाहियाँ नहीं हुई ढंग से, नहीं तो गवाहियाँ होती तो उन दोनों में भी उम्र कैद होनी थी, 2 केसों में तो उम्र कैद हुई है। तो बिल्कुल। ये मामला है कि बहुत घटिया स्तर का आप मान लो लेवल आप मानिए कि ये कांग्रेस के नेताओं ने उसका प्रदर्शन किया है, और उससे जो कांग्रेस का तथाकथित तौर पर जो सेकुलरिज्म है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालाँकि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को गलतियाँ सुधारनी पड़ी, क्योंकि 2027 में आपको पता है पंजाब में चुनाव भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उस पे तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने अपना खुद से ही नुकसान बहुत कर लिया है। एक सिर्फ़ वो
अगर बोलें तो सीएम की कुर्सी के लिए। आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश से खबर है कि किसान नेताओं का मेरठ पुलिस पर हिरासत में यातना देने का आरोप है। किसानों को हिरासत में लिया और उन पर फिर यातनाएं की गई। जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे-कैसे इल्ज़ाम हैं? देखिए, आपने एक बहुत तस्वीर वायरल देखी होगी। किसान नेता है दिग्विजय बाटी, उनकी एक आँख सूजी हुई है, बिल्कुल खुल भी नहीं रही, ठीक है? उनके जो चोट के निशान उनके शरीर पर विज़िबल हैं। तो 2 जी, किसान जो नेता थे, दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव, उन दोनों को मेरठ पुलिस ने उठाया था और उसमें बुरी तरीके से उनको पीटा, अपमानित किया, प्रताड़ित किया। शुरू में जो पुलिस है वो आरोपों से इनकार करती रही, झूठा निराधार बताती रही, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के हुक्म दे दिए हैं और वो जो एसपी था, उसको भी वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बहुत ये मेरठ का एक एसएसपी था विनाश पांडे, उसने ये साजिश रची और उसने इन किसान नेताओं को और जो दलित 1-2 दलित कार्यकर्ता भी थे, उनको भी बार-बार मतलब प्रताड़ित करते दिखे। इवन आपने देखा हो कि मेरठ में एक दलित समुदाय की छात्रा थी ललिता गौतम, उसकी हत्या को लेकर ये जो किसान नेता और 2 दलित नेता थे इकट्ठा हुए थे। इनके ऊपर ये हमला किया। जो सुजन है दिग्विजय सिंह भाटी, वो तो भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर गुट के अध्यक्ष हैं। मतलब जो आप समझिए कि किसान यूनियन, वहाँ की जो किसान यूनियन है उसके प्रधान को इतने बुरी तरीके से मारा गया है, तो आम किसान तो आप सोच ही सकते हैं। तो बड़ा बड़ी बहुत घटिया किस्म की स्थिति रही है और अपमानित भी किया, जाति की गालियाँ भी निकाली हैं जो पुलिस वाले थे उन्होंने। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जी। एनएचआरसी में भी ये मुद्दा गया है। तो यह दिखाता है कि सरकार में कितना अहंकार हो रखा कि पुलिस को खुली छूट दे रखी है। जानवरों की तरह लोगों को पीटा जा रहा है। कल आपने देखा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट थाने में जाना पड़ा था कि पैलेट गन का जो विक्टिम था उसकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रही थी पुलिस। और ये आज हमारे सामने वो जेन प्रोटेस्ट के बच्चे थे, ये आपके सामने देखे कि जो किसान नेता उनकी तो आँख, मतलब बहुत मुश्किल चांस है कि उनकी आँख ठीक हो पाएगी। तो आप वो फ़ोटो देखोगे तो बहुत भयानक फ़ोटो है। जी, बिल्कुल, मैं देख पा रहा था उनकी इंटरव्यूज़ भी 1-2 सामने आई हैं। द रेड माइक के साथ जो इंटरव्यू है उसमें वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा, वो रोते हुए बात कर रहा है और जो बता रहा है वो तो सुन के ही इंसान को लगता है कि भाई क्या हो रहा था। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। हाँ, तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का उन्होंने फैसला लिया है। तकरीबन 1,28,000 अंगूठियाँ देने का फैसला किया है और 220 करोड़ का बजट ले लिया है। हालाँकि जो अपोज़िशन पार्टी है उसने टेंडर पे सवाल भी उठाए हैं और सरकारी अस्पताल में जो बच्चियाँ जन्म लेंगी, उनको जून से सितंबर के बीच में ये अंगूठियाँ दी जाएँगी और जो टेंडर प्रक्रिया, हालाँकि वो तो थोड़ी फिशी तो है, उसके ऊपर आरोप तो उठा है। लेकिन आप इस पे चीज़ देखिए आप एक कि सोने की अंगूठियाँ देने का मतलब क्या है ये? मतलब जी, आप जितनी पॉपुलर स्कीम होती है, उतनी पॉपुलर स्कीमें ला रहे हैं। भई ये तो हमने सुना था कि बच्ची की के नाम से एफडी करवा दो। ठीक है। वो कम से कम अ, ब बढ़ता तो रहेगा, हालाँकि सोना भी बढ़ता है नो डाउट, लेकिन सोने की अंगूठी तो आपको पता है कि वो क्या उसकी क्या स्थिति रहेगी। माँ-बाप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, सोने की अंगूठी के साथ। एफडी होती है, चलो जब तक 18 साल की नहीं हो जाती बच्ची, उसकी एफडी उसके नाम पे जमा रहेगी। जब 18 साल की हो जाए वो, उसके बाद वो फैसला कर सकती है अपनी हायर एजुकेशन में उसको खर्च करना तो तुड़वा सकती है, सेफ तो रहेगी। तो मैं मेरे को हमेशा इस बात से दिक्कत रही है कि आप जब जो आर्थिक आज़ादी होती है या आर्थिकता के नाम पे, मतलब औरतों को जब आप गहने और सूट ये सब पकड़ा देते हो, ये मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया। आपको भाई अगर मतलब आपका मन में है कि हाँ, हमें मजबूत बनाना, सशक्त करना, तो आप उनको आर्थिक तौर पे मजबूत करिए। ये आभूषणों वाला जो गिमिक है, ये मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया। तो ख़ैर मैं अब तो ख़ैर पॉपुलिज़्म चल रहा है भाई साहब। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे पॉपुलिज़्म कहते हैं और पॉपुलिस्ट सरकारें एक से एक ऐसे
वायदे करती हैं और एक से एक ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे जिसका ना कोई तुक होता, ना कोई सिर-पैर होता है। पर फिर भी ख़ैर, फिर भी बहुत सारी ये चीज़ें द धड़ल्ले से जलती हैं। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो जयपुर में जो सीजेपी के साथ कल हुआ वो हमने देखा, आशुतोष रंका वहाँ पर गए हुए थे, मारपीट की तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद 24 घंटों में ही स्कूल शिफ्ट भी कर दिया गया है। ग्रामीण क्या कह रहे हैं इसको लेकर? ग्रामीण सीजेपी के साथ हैं या फिर वहाँ जो गुंडे लोग थे उनके साथ हैं? देखिए, ये बड़ी पेचीदा स्थिति है। ये स्थिति पेचीदा इसलिए है कि ये जो स्कूल था, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री के इलाके में है, रामपुरा कंवरपुरा में। और वो जो बिल्डिंग है, उसकी तस्वीरें तो आज मीडिया वालों ने दिखाई दी। ठीक है कि कल आपने सीजेपी के जो आंदोलनकारी थे, आशुतोष रांका वगैरह, उनके पत्थर मारे, ईंट मारी, उनको भगा दिया। ठीक है, भगा दिया, कोई नहीं। पर नौजवानों को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि सारी मीडिया अटेंशन उस स्कूल के ऊपर होगी। आज मैं देख रहा था, बीबीसी से लेकर इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज़, हर मीडिया वाला, दैनिक भास्कर, सब वहाँ पहुँचे हुए थे। और सब ने उस स्कूल की बिल्डिंग दिखाई, बिल्कुल जर्जर हालात में, कभी भी वो गिर सकती है। ठीक है? उन बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया, 50 मीटर दूर एक भैंसों का तबेला था, उसमें बैठ के वो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। और जो पत्थर मारने वाले थे इन आशुतोष रंका और के, उनका एक भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है, वो सारे एमएलए के चमचे हैं। तो ये स्थिति है, शिक्षा मंत्री के चमचे थे वो जिन्होंने कल पथराव किया। आज अब मैं एक बात और देख नोटिस कर पा रहा हूँ गुरप्रीत, कि ये जो जी, सरकारी स्कूलों वाला इशू है, ये नॉर्थ इंडिया में खासी ट्रैक्शन पकड़ रहा है। जी, हरियाणा में भी बहुत सारी जगह पे आज मैं देख रहा था कि जो गाँव वाले इकट्ठा होके, आप मेरे जैसे, आप जैसे जो नौजवान हैं, इकट्ठा होके वो गए हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की हालत दिखाने के लिए। राजस्थान के भी एक एक इलाके में भी और ऐसा ही केस हुआ। बग्गड़ का इलाका था, बग्गड़ के इलाके में भी वहाँ का एमएलए, बीजेपी का एमएलए आके खड़ा हो गया कि नहीं, मैं सरकारी स्कूल नहीं देखने दूँगा। तो स्थिति बहुत बीजेपी के लिए और नेताओं के लिए औखी हो रही है। मैं मतलब हरियाणा का एक एक खबर आपको सुनाऊँ तो आपको हैरान रह जाओगे। जी, डीसी झांसी जिला बना है एक हिसार से टूट के हरियाणा में। झांसी के जी, डीसी ने, जिला कलेक्टर ने आज ये आदेश निकाला है कि उनकी परमिशन के बिना किसी भी व्यक्ति को सरकारी स्कूलों में ना आने दिया जाए। तो खुद अब अधिकारी भी शामिल हो गए हैं कि भाई कोई इन सरकारी स्कूलों को में कोई ना आए, कोई दिखा ना दे इनके हालात। तो ये अपने आप में जो ये खबर आई है, ये आप हैरान करने वाली है। भाई डीसी की परमिशन की कौन-सी ज़रूरत होगी? अगर जर्जर व्यवस्था में कोई स्कूल है, उसमें आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी भी है। बाथरूमों से लेके और बच्चों के पानी पीने के पानी से लेके, बैठने के लिए कक्षाओं से लेकर, आपको पता है गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ते हैं? तस्वीरें आप और हम देखते ही हैं लगातार। तो अब ये तस्वीरें बिल्कुल। भी बाहर ना आएँ, इसके ऊपर भी जो है नेता और जो ये प्रशासन है, ये इसकी भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब स्थिति है भाई। जी, बिल्कुल, अजीब स्थिति तो लग ही रही है जिस हिसाब से पूरा तंत्र ही जब ऐसी गलतियों को छुपाने में लग जाए, जो हैं भी सामने नज़र भी आ रही हैं, लेकिन जब वो उनका हाइलाइट होने का टाइम आता है, तभी नोटिस जारी हो जाते हैं कि हमारी मर्ज़ी के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। आगे बढ़ें तो भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर, डॉक्टर गुरप्रीत कौर के ऊपर बीते दिनों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इल्ज़ाम लगाए कि 5 करोड़ रुपया लेकर रेप केस से नाम निकालने या फिर उसको दबाने की बात जो थी, रिटायर्ड जस्टिस रणजीत सिंह उन्होंने इनको खुलासा किया था इसका। और अब उनकी भगवंत मान की पत्नी ने जज को नोटिस भेज दिया है, रिटायर्ड जज को। हाँ, ये मामला आपको पता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं रणजीत सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने खुलासा किया था कि जो भगवंत मान की पत्नी है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, उन्होंने एक रेप केस दबाने के बदले 5 करोड़ रुपए की कथित तौर पर रिश्वत माँगी थी। और इसी को लेकर फिर भाई भगवंत मान की जो पत्नी है, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। जो उनकी पत्नी, उन्होंने 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफ़ी माँगने के लिए कहा है और ऐसा ना करने के लिए उन्होंने मानहानि का केस दाखिल करने की चेतावनी दी है। तो ख़ैर, अब आप जो उनकी पत्नी है, भगवंत मान की पत्नी है, वो तो कह रही हैं कि जो 5 करोड़ का
जो आरोप लगाया है ये गलत है और ये झूठा है, निराधार है, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और 24 घंटे की चेतावनी। राजनीतिक कनेक्शन का भी ज़िक्र किया है। नोटिस में इस बात को भी कहा गया है कि आरोप लगाने वाले रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैरा के रिश्तेदार हैं, जिससे इन जी, आरोपों के पीछे की राजनीति की मंशा साफ नज़र आती है। तो ख़ैर, जो एनएचआरसी है, जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अधिकार आयोग, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है। पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस कर मामले की जाँच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 2 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया है। तो ख़ैर देखते हैं कि क्या मामला आता है। मामला बहुत क्रिटिकल है, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब शर्म आनी चाहिए और ज़रूर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पंजाब क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं और आयोग कह रहा है कि भई इससे तो जो सर्वाइवर है उसके अधिकारों का हनन हुआ है कि आप रेप के मामले में आप किसी का नाम निकलवाने के लिए कह रहे हैं। तो ख़ैर देखते हैं क्या बनता है और काफ़ी विवाद इस समय इस मामले को लेकर पंजाब की पॉलिटिक्स में चल रहा है। काफ़ी गर्म हो रखा है ये इश्यू। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो उधर अमृतपाल सिंह की पार्टी ने एक और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और उम्मीदवार वो है जो अमृतपाल सिंह के साथ थे जिस समय वो फरारी काट रहे थे। हाँ, पप्पलप्रीत सिंह अमृतपाल सिंह की टीम का मीडिया सँभालते थे और जी, अभी जेल में बंद हैं वो। आपको पता ही होगा और वारिस पंजाब दे जो संगठन है, उसका बहुत अहम हिस्सा थे। सही कहा आपने, फरारी नहीं थे। लगातार जो अकाली दल वारिस पंजाब दे जो संगठन है, जो पार्टी है, वो लगातार अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। पहले आपको पता ही होगा कि पहले 2 टिकटें अनाउंस की थी, बस्ती पठाना की से 1 टिकट अनाउंस की थी। अब जो दूसरी जो ये टिकट अनाउंस की है, ये पप्पलप्रीत की गई है और वो फिलहाल गोविंदवाल साहिब जेल में जो तरन तारण में है, वहाँ पर बंद हैं। पहले असम, आपको पता है कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में थे और बाद में उनको यहाँ पे लाया गया। तो देर रात जो तरसेम सिंह है, अमृतपाल सिंह के पिता, वो पहुँचे थे उनके घर पे, पप्पलप्रीत के घर पे और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट की है और मजीठा हल्के से चुनाव लड़ेंगे पप्पलप्रीत। तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया के लिए एक एक आप मान के चलिए कि चुनौती है, क्योंकि जो मजीठा हल्का आपको पता है कि वो पंथक हल्का है और बड़ी देखिए गुरप्रीत ना, आज पंजाब की पॉलिटिक्स बड़े अलग मोड़ पे खड़ी है भाई। जी, लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का और अकाली दल सुखबीर बादल बादल का अगर अलायंस होता है, तो उसमें बीजेपी तो मैक्सिमम बेनिफिट उठा जाएगी, अकाली दल साफ हो जाएगा। क्योंकि अकाली दल का बेस तो आपको पता है कि गाँव में है। जी, और जो अभी सीटों का और उसका आ रहा है जिक्र, ये आ रहा है कि 80 सीटों पे अकाली दल लड़ेगी, 37 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, ये आ रहा है। 37 सीटें आप देखेंगे तो ज़्यादातर शहरी सीटें हैं, 80 जो सीटें आप देखेंगे तो रूरल सीटें हैं पंजाब की। जी, रूरल इलाकों में बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध है, अगर अलायंस होता तो ये भी बहुत पॉसिबल है कि अकाली दल अब की बार मतलब जो सुखबीर बादल हो रहे हैं, वो वेले हो जाएँ, घर पे ही बैठ जाएँ। बहुत पॉसिबल है ये। तो इसलिए मजीठा हल्के से विपुलप्रीत का आना ये अपने आप में ही मतलब पंथक हल्का है, तो देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है, तो काफ़ी कठिन होगा मजीठिया के लिए भी। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उधर जगतार सिंह हवारा ने कस्टडी पैरोल से इनकार किया है कि मैं पुलिस सुरक्षा में बीमार माँ से नहीं मिलना चाहता। मतलब अगर पैरोल देनी भी है वो भी पूरा निगरानी में ही रख के देनी है कि हमारे सामने ही रहेगा व्यक्ति। हाँ, आपको पता ही है कि जो फिलहाल जो जस्दार हवारा है वो दिल्ली की मंडोली जेल में है और वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं। तो हवारा ने कस्टडी पैरोल लेने से इनकार कर दिया है। जस्दार हवारा को आपको पता है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी पैरोल मंज़ूर हुई थी। तो उन्होंने सुरक्षा घेरे में माँ से मिलने से मना कर दिया है। अभी यही है कि जेल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो उनके जो उनकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अंतिम फैसला लेंगे। तो मेरे को लगता है कि कम से कम 10 दिन की पैरोल तो दी जानी चाहिए और उसके ऊपर भी ऐसा ना हो कि भई आप
सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी बीमार माँ के सेवा करना चाहते हैं वो, तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और 31 साल से आपको पता है कि वो जेल में हैं, तो एक 32 साल से तो आपको पता ही है कि इस मामले में थोड़ा तो मानवीय आधार तो होना ही चाहिए। तो बिना मानवीय आप ये माना जाता है कि यार 20 साल में आम तौर पे मतलब उम्र कैद पूरी करवा दी जाती है, ठीक है? जी। 2007 में उनको उम्र कैद हुई थी, 31 साल से वो जेल में हैं। ये माना जाता है कि 20 साल में जब उम्र कैद पूरी हो जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मूव की जाती है कि भाई आप जो उनके गुड कंडक्ट के ऊपर आप उनको छोड़ दो। लेकिन इनको स्टेट ने हाई रिस्क कैदी बना रखा है और ये बाहर जाएँगे तो बवाल हो जाएगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रखी हैं। तो इस वज़ह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को लगता है कि बंदी सिंघों के मामले में इंडियन स्टेट को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए और रीथिंक करना चाहिए। मतलब बात जो रिकंसिलिएशन की आती है वो ऐसे ही हो सकती है कि आप कम से कम जिनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं, उनके साथ साथ आप नरमी बरतें। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।